रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे तो प्लीज एनसीईआरटी का बुक अपने पास रखेंगे ताकि आपको हेल्प मिले इसको समझने में। तो एक्सरसाइज 3.1 नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आने का कोशिश करेंगे और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अब तीन तरह का कंडीशंस क्या क्या देखें यहाँ पे समझते हैं। तीन तरह का कंडीशंस क्या क्या देखें। ए x3 y -2 दैट मीन्स यहाँ अब देखिए कि ये तीनों स्टेटमेंट हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकंड वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में मेनली हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। हो सकता है एक से दो वीडियो एनसीईआरटी पे आए, इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू पे जाएंगे। तो आज हम लोग आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे। तो ये हमारा एनसीईआरटी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो कि एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर में दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ये जो पेज ये जो स्लाइड है हमारा, तो इस स्लाइड्स में ये एनसीईआरटी बुक ऐसे ही तो नहीं दिया होगा, कुछ समझाने का कोशिश किया होगा। तो हम लोग इस स्लाइड के थ्रू कुछ समझना चाहते हैं। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब आपको कल हम समझा चुके हैं, लास्ट वीडियो में समझा चुके हैं। पेयर का मतलब यहाँ पे दो से है। लीनियर हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा। लीनियर हमेशा क्या देगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा। और यहाँ पे टू वेरिएबल्स में हम लोग डील करेंगे एक्स एंड वाई में। टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई पे डील करेंगे। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी का, तो इस इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी ने लिखा है क्या, जैसे यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सिचुएशन लाइक द वन गिवन बिलो। तो आप जो भी सिचुएशंस नीचे दिए गए हैं, तो ये सिचुएशन आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है और ये कहीं ना कहीं आपके सामने ये सिचुएशन आया होगा। और इसमें आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इस फोटो में भी देख सकते हैं। और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे तो प्लीज एनसीईआरटी का बुक अपने पास रखेंगे ताकि आपको हेल्प मिले इसको समझने में। तो इसमें क्या समझाया गया है कि अखिला वेंट टू ए फेयर हर विलेज। ठीक है, उसके गांव में एक मेला लगा हुआ है और अखिला क्या गई, ये मेला घूमने गई है। और वहां पे क्या है ना कि सी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील। वो क्या कर एंजॉय करना चाहती है, जायंट व्हील पे राइड्स, मतलब वो झूले पे झूलना चाह रही है। और एंड प्ले हुपला, वो दो तरह के गेम को खेलना चाह रही है। एक झूले पे झूलना चाह रही है और दूसरा वो हुपला प्ले करना चाह रही है। तो हुपला का मीनिंग यहाँ पे समझाया गया है, अ गेम इन विच यू थ्रो ए रिंग इन द आइटम्स केप्ट इन ए स्टॉक। बचपन में हम लोग भी जब जाते थे जो मतलब मेले में, तो ये गेम हम लोग भी खेले हैं। तो आप लोग देख लो यहाँ पे जो ये आपका अखिला है, अखिला के हाथ में एक रिंग लगा रखा हुआ है। और ये रिंग से वो क्या कर रही है कि वो मेले पे रखे हुए जो भी आइटम्स हैं उसको रिंग में फंसाने का कोशिश कर रही है। तो इससे रिलेटेड ये पेज है और इससे रिलेटेड एक रियल लाइफ क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है। तो इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला। यहाँ पे बोला गया कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज द हाफ द नंबर ऑफ राइड्स द सी हैड ऑन द जायंट व्हील। क्या बोला गया कि ये हुपला कितने बार खेलती है। ठीक है, बोला है कि द नंबर ऑफ द टाइम्स ही प्लेड हुपला इज द हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स ही हैड ऑन द जायंट व्हील। तो जायंट व्हील पे जितने बार घूमती है उसके हाफ टाइम्स ये हुपला खेलती है। मतलब अगर जायंट व्हील पे, अगर मैं आपको समझाऊं, अगर ये जायंट व्हील पे, ठीक है, जायंट व्हील पे अगर एक्स टाइम्स अगर खेलती है, जायंट व्हील पे कितने टाइम्स खेलती है, एक्स टाइम्स। ठीक है, तो हुपला वो कितने बार खेल रहे हैं, हुपला वो उसका हाफ खेल रही है। या डेट कर ली कि जॉन जॉन व्हील पे एक्स टाइम्स खेल रही है और हुपला वाई टाइम्स खेल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज द हाफ द नंबर ऑफ राइट सी हैड ऑन द जॉन्ट व्हील। ठीक है, तो हुपला जो हो रहा है, ये वाई जो है, आपका वाई जो है वो क्या है, एक्स बाय टू। वाई क्या है, एक्स बाय टू। आप ध्यान से देखो वाई क्या है हमारा, एक्स बाय टू। एक बार फिर से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला,
हमने होपला कितना माना, y माना, होपला को कितने बार खेल रही, y बार खेल रही है, ठीक है। तो होपला का जो प्लेइंग टाइम्स है वो नंबर क्या है, हाफ द नंबर ऑफ राइट्स सी हैड ऑन द जॉइंट वीक। तो जॉइंट वीक पे वो x टाइम्स राइट्स कर रही है, तो उसका हाफ है होपला का प्लेइंग टाइम। तो ये दिया हुआ है, तो ये y हमारा होपला को रिप्रेजेंट कर रहा है और x जॉइंट व्हील को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ y इक्वल टू एक्स बाई टू एक कंडीशन बनेगा, y इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स बाई टू एक कंडीशन बनेगा। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है इफ ईच राइट्स कॉस्ट 3। अगर आप जॉइंट व्हील पे जा रहे हैं तो जॉइंट व्हील पे राइट्स का कॉस्ट कितना है, 3 रुपए। और जॉइंट व्हील पे हम कितने बार जा रहे हैं, x टाइम्स जा रहे हैं, तो यहाँ टोटल कॉस्ट इसका कितना हो जाएगा, 3x। अब उसके बाद क्या है, एंड गेम ऑफ उपला कॉस्ट 4 रुपीज। अब उपला अगर आप एक बार खेल रहे हैं तो 4 रुपया दे रहे, यहाँ पे उपला खेल कितने बार है, वाइट टाइम्स, तो इसका मतलब हमें कितना रुपया पे करना होगा, 4 बार। उसके बोलता है हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द राइट्स सी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स सी प्लेड द हुपला प्रोवाइडेड सी स्पेंड्स 20 रुपीज। और उसका टोटल खर्च कितना हो रहा है, 20 रुपये। ये जो हमारा अखिला है, अखिला क्या कर रही है, दो तरह के इंजॉयमेंट कर रही है। एक जॉइंट व्हील, ठीक है, झूला है, झूले पे झूल रही है, और दूसरा हुपला खेल रही है। तो हुपला खेलने का कॉस्ट कितना है, हुपला खेलने का कॉस्ट है आपका, यहाँ पे जॉइंट व्हील एक बार घूमने का कॉस्ट है 3 रुपीज और हुपला खेलने का कॉस्ट है 4 रुपीज। और यहाँ पे हुपला हम कितने टाइम्स खेल रहे हैं, मान लीजिए वाइट टाइम्स, तो ये 4 बाई हो गया। और जॉइंट व्हील पे कितने टाइम्स घूम रहे हैं, एक्स टाइम, तो 3x। ये टोटल, तो आपको दो इक्वेशन मिले। एक इक्वेशन आपको y इक्वल टू एक्स बाई, वाई इक्वल टू आपको एक्स बाई टू हुआ, ठीक है, y इक्वल टू कितना हो गया, एक्स बाई टू, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन आपका है ये। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि वो कितने बार उपला खेली और कितने बार वो जॉइंट व्हील पे चले। तो आप चाहेंगे अगर इसको सॉल्व करना, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे देखो, आपको मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में, या ऐसे आप यहाँ पे देखो y इक्वल टू आपके पास हो जाएगा। इसके बाद अगर यही पे मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2y। x इक्वल टू क्या होगा, 2y। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपका है, सेकेंड इक्वेशन आपका 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पुट कर दें, x का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 × 2y प्लस 4y इक्वल टू 20। तो ये 6y प्लस 4y इक्वल टू 20, दैट मीन्स 10y इक्वल टू 20। तो y इक्वल टू कितना, 2। y इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, y इक्वल टू 2 आ गया। तो y का वैल्यू आपको यहाँ पे 2 मिला। तो y इक्वल टू 2। ध्यान से देखेंगे सब, ये y का वैल्यू कितना है, 2, तो x कितना हो जाएगा, x हमारा क्या था, 2y। तो हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 2y, दैट मीन्स 2 × 2 4। ठीक है, 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो। तो अब यहाँ पे आपको समझना है, तो ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाए किसके हेल्प से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हेल्प से। तो एनसीईआरटी भी इसी तरह के रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए इस चैप्टर को यहाँ पे दिया है। और तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि मतलब अखिला भी एक मेले में घूम रही थी, तो वो मतलब एक जॉइंट व्हील पे घूमना चाहिए और दूसरा क्या था, कुपला खेलना चाहिए। तो दोनों के कंडीशंस दिए हुए थे कि जॉइंट व्हील पे सी नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड द कुपला इज द हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स। जॉइंट व्हील पे जितने बार घूमती है उसका आधा वो कुपला खेलती है। कुपला गेम के बारे में भी यहाँ पे समझाया गया। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाते हुए एनसीईआरटी, अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया। अब आप यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी ने नेक्स्ट स्लाइड में इसी क्वेश्चंस को क्या किया, सॉल्व किया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अब देखिए क्या लिखा हुआ है,
लेट अस ट्राई दिस अप्रोच। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिनोट द नंबर ऑफ राइट्स द अकेला हाइट एक्स टाइम्स हो, और नंबर ऑफ होपला कितने टाइम्स किए भाई, वाई टाइम्स। तो वाई इक्वल टू कितना है, एक्स, और 3x प्लस 4y। हमारा प्रीवियस वीडियो में भी यही कंडीशंस बना था, x ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, यहाँ भी वही है 3x प्लस 4y, क्योंकि हम इस सेम डाटा को लेट किया था। अब यहाँ से मतलब इस तरह के रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस तरह के चैप्टर्स को समझ रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पे समझेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इस चीज को समझाया हुआ है, ग्राफिकल मेथड ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम लोग अब क्या समझेंगे कि ग्राफिकल मेथड क्या क्या है। हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं कि जब हम पेयर ऑफ इक्वेशंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। और उसके तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो लाइन से एक दूसरे को क्या करें, या तो लाइन एक दूसरे को कट करें, इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये इंटरसेक्टिंग लाइन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस। इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। इसके यूनिक सॉल्यूशंस, और इसको कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। जिसका सॉल्यूशंस यूनिक होगा उसको कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये हमारा क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो वही बात लिखा हुआ है, द लाइन इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन का बात है। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन जो कि यहाँ एनसीईआरटी में डील किया है इस बात को। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि लाइन क्या हो, बोलते हैं कि द लाइंस मे बी पैरेलल। अब हो सकता है कि लाइंस क्या हो जाए, पैरेलल्स हो जाए। अब लाइन पैरेलल्स हो जाएंगे तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, दैट मींस इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशंस। और इसको हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, और नो सॉल्यूशन, और इसको इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन या इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और थ्योरी के हिसाब से। अब यहाँ पे है थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में द लाइंस मे बी कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट का मतलब क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि ये एक लाइन ड्रॉ किए और दूसरा लाइन भी इसी पे चला जाएगा तो ये किसका केस है, ये कॉन्सिडेंट का केस। और यहाँ पे हर पॉइंट कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे इनफाइनाइट, ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। और इसको एक बात और जानना है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डिपेंडेंट इक्वेशंस भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। इसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। डिपेंडेंट याद रखेंगे, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन किसको कहा जाता है, कॉन्सिडेंट लाइन ऑफ इक्वेशन को डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। तो ये तीन बातें यहाँ पे डिस्कस हुआ। आप एनसीईआरटी का बुक अपने पास रखिए और इन चीजों को देखिए, समझिए कि क्या क्या बातें यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ। तो ये तीनों इसके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या तीनों पॉसिबिलिटीज की बातें यहाँ पे की गई है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पे इस चीज को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एग्जाम्पल्स, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिया गया। जैसे पहला इक्वेशन x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। पहला क्या है, x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू जीरो। 3x प्लस, अब ये किस तरह के लाइन होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, पैरेलल होगा, या कॉन्साइड करेगा, यही तीन में से कुछ हो सकता है। तो इसको चेक करने का एक रास्ता और है जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे उसको देखते हैं। क्या था कि अगर आपका कंडीशन ऐसा रहेगा, ध्यान से समझिए, अगर मेरा इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो,
और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू, अगर b1 बाय b2 आता है तो हम इसको करते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, और ये कौन सा सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, मतलब ये फर्स्ट केस होगा। तो आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो कि a1 कितना है, 1, a1 कितना है 1, a1 इक्वल टू 1, ठीक है। b1 कितना है, b1 इक्वल टू आपका -2, और c1 तो है ही नहीं, c1 का वैल्यू यहाँ पे 0, c1 इक्वल टू 0। a2 कितना है, a2 आपको कितना है 3, b2 कितना है 4, और c2 कितना -20। तो जब आप इसका रेशियो निकालेंगे, जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे रेशियो, आप इसका रेशियो देखो क्या मिलता है आपको, आपको रेशियो a1 बाय a2 निकालो, तो ये आता है 1/3। आप b1 बाय b2 निकालो, b1 बाय b2 निकालो, तो b1 बाय b2 आता है -2/4, कट के आता है। अब ये दोनों ही इक्वल नहीं, यहाँ पे क्या मिला, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू क्या मिला, b1 बाय b2। इसका मतलब फर्स्ट जो कंडीशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन का है, और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ लाइन इंटरसेक्ट, और यहाँ पे पहले वाली कंडीशन का क्या सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारा किसका था, यूनिक का। अब इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट आपको यहाँ पे मैं नेक्स्ट इसके स्लाइड में दिखाता हूँ। ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है दूसरे में, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्रीवियस स्लाइड में। यहाँ प्रीवियस स्लाइड में आपको दूसरा इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 9, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू। तो अब इसको जब हम चेक करते हैं, तो इसको जब चेक करते हैं तो आप यहाँ पे कंडीशन देखो, a1 बाय a2, a1 बाय a2 निकलेगा आपका 2/4, जो कि कट के हो जाता है 1/2। अब यहाँ पे कितना b1 बाय b2, b1 बाय b2 आता है 3/6, ये भी कट के हो गया 1/2। अब इसके बाद c1 बाय c2 अगर हम निकालते हैं, c1 बाय c2 ये कितना हो जाएगा -9 बाय -18, ये भी कट के हो गया 1/2। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि तीनों क्या है, इक्वल्स, तीनों क्या है, इक्वल्स है। अब तीनों इक्वल्स हैं, दैट मींस a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। इसका मतलब ये कंडीशंस किसका है, ये कंडीशंस किसका है, ये कंडीशन है कॉन्सिडेंट लाइन का। ये किसका कंडीशन है, कॉन्सिडेंट लाइन का, ठीक है। तो इसका मतलब लाइन यहाँ पे क्या होंगे, कॉन्साइड करेंगे, दोनों ही लाइन सेम लाइन पे है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, यहाँ पे लिखा लाइन कॉन्साइड। अब हम थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस में आपको क्या दिया होगा, थर्ड केस में आप देखिए, थर्ड केस में आपको दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2y minus 4 equal to 0, x plus 2y minus 4 equal to 0, x plus 2y minus 4, और दूसरा है 2x plus 4y, 2x plus 4y, 2x plus 4y minus 12 equal to 0, ये तीसरा वाला इक्वेशन। अब यहाँ भी आप रेशियो निकालो, a1 बाय a2 का रेशियो कितना होता है 1/2, b1 बाय b2 का रेशियो कितना है 2/4, दैट मींस 1/2। फिर c1 बाय c2 का रेशियो निकालेंगे, -4 बाय -12, ये आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको a1 बाय a2 तो इक्वल आया,
A1 by A2 इक्वल टू क्या आया B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू C1 C2। तो ये कंडीशंस किसका हो गया, ये कंडीशंस हो गया, ये कंडीशंस किसका हो गया, ये हो गया पैरेलल। ये किसका कंडीशन हो गया, पैरेलल। इसका मतलब लाइन यहाँ पे क्या होंगे, पैरेलल्स होंगे, ये वाला केस होगा, ये पैरेलल लाइंस होंगे, और यहाँ पे कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा। इसको हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और इसको हम लोग करते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसको करते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो आप क्या क्या चीजें देखें, आप क्या क्या चीजें यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आप क्या क्या चीजें देखें उसको मैं एक बार समराइज करूँ। तीन तरह के कंडीशंस देखें। आप पहला कंडीशन देखें, पहला कंडीशन क्या देखें, अच्छा अब तीन तरह का कंडीशंस क्या क्या देखें यहाँ पे समझते हैं। तीन तरह का कंडीशंस क्या क्या देखें, A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब यूनिक सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम। दूसरा क्या देखें, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। इसको हम लोग करते हैं, इसको करते हैं कौन सा इक्वेशन, इसको करते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा लाइन है, ये कॉन्सिडेंट लाइन। इसको डिपेंडेंट लाइन भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, डिपेंडेंट लाइन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा केस है डिपेंडेंट का। अब तीसरा हमने देखा A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2। ये पैरेलल का कंडीशन। तो ये तीन कंडीशंस हमने अभी समझा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं, अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ऑलरेडी यही बातें डिस्कस की हुई है एनसीईआरटी के द्वारा, जो बातें हम लोग अभी इतना डिस्कस किए। अब इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इसको एक बार एनसीईआरटी में जो भी बातें लिखा हुआ है इसको एक बार इसको जूम कर लेते हैं। अब देखिए यही तीन कंडीशंस आपको दिए हुए हैं यहाँ, यहाँ देखिए क्या है, पहला पेयर ऑफ लाइंस, ये सीक्वेंस है पेयर ऑफ लाइंस। A1 by A2 का रेशियो B1 by B2 C1 by C2, कंपैरिजंस ऑफ रेशियो, कंपेयर द रेशियो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। तो अब यहाँ पे क्या है, तीन कंडीशंस आपको दिए हैं। अब देखिए सभी का रेशियो निकालिए। पहले केस में क्या है, A1 by A2 ये 1/3 आ रहा है, ये आ रहा है -1, इक्वल नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये पहला केस का इंटरसेक्टिंग लाइन का है, और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसको हम लोग करते हैं कंसिस्टेंट। इसको क्या करते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस करते हैं एक सॉल्यूशन। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा देखिए ये कॉन्सिडेंट लाइंस। दूसरा क्या है, कॉन्सिडेंट लाइन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो रहा है। कॉन्सिडेंट लाइन कब होंगे, इसको डिपेंडेंट लाइन भी कहा जाता है, इसको डिपेंडेंट लाइन भी कहा जाता है। ये चीज याद रखेंगे, इसको डिपेंडेंट लाइन भी कहा जाता है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, ये भी कंसिस्टेंट होगा, ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट। जहां सॉल्यूशन होगा, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे मैनी सॉल्यूशन हो, एक सॉल्यूशन हो चाहे मैनी सॉल्यूशन हो, वो क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहलाता है। अब क्या है, पैरेलल लाइंस, लास्ट कंडीशन है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होंगे, नो सॉल्यूशंस होंगे। नो सॉल्यूशंस इसका मतलब ये जो केस है, ये जो केस है ये हमारा क्या है, नो सॉल्यूशंस। ये किसका केस है, नो सॉल्यूशन। और इसको हम लोग करते हैं, इसको हम लोग करते हैं इनकंसिस्टेंट। इसको क्या करते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो यही सब बातें यहाँ पे डिस्कस हुई है इस पेज में। आप देख लीजिए इंटरसेक्टिंग लाइन A1 by A2 is not equal to B1 by B2, ये कॉन्सिडेंट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सिडेंट में तीनों रेशियो इक्वल होगा, पैरेलल में ये चीजें हैं। तो ये डिस्कस यहाँ पे किया गया। अब देखते हैं, अब यहाँ देखिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सारे इस तरह के जो बेसिक थ्योरी थे हम प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किए, एनसीईआरटी के हेल्प से भी डिस्कस किए।
कि आप भी एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ें, समझें और देखें, इसको समझने का कोशिश करें कि क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस में क्या है, ये क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चंस को देखेंगे, क्या है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट इफ सो सॉल्व देम। क्या है पहला क्वेश्चन, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। आपको बोला है कि ग्राफिकली चेक करना है, दैट मीन्स पहले ग्राफ बना के देखना है। तो अब जब ग्राफ बनाओगे तो यही तीन पॉसिबिलिटी होगा, या तो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, या तो ग्राफ पैरेलल होगा, या तो ग्राफ कॉन्सेंट करेगा। और अगर कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट दो कंडीशन होते हैं कंसिस्टेंस के, या तो इंटरसेक्ट करता है या तो कॉन्साइड करता है। अब इफ सो सॉल्व दैट ग्राफिकली। ऐसे आप ऑरली इसे चेक कर सकते हो। यहाँ पे a1/a2 का रेशियो देखो 1/2 आ रहा है, और ये रेशियो आ रहा है -1, दैट मीन्स b1/b2 का रेशियो -1 आ रहा है। तो आप a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, तो ये तो श्योर है कि ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे, ये कोशिश करते हैं। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या था, एक बार देखते हैं इक्वेशन हमारा क्या है। इक्वेशन है हमारा x + 3y = 6। क्या है इक्वेशन, तो x इसका पॉइंट निकाल लेते हैं, इसी स्लाइड में हम इसका पॉइंट निकाल लेते हैं। x + 3y = 6 पहला इक्वेशन है आपका, x + 3y = 6। तो अब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगर मेरी मानो तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स निकालने हैं। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि 2 पॉइंट्स निकालते हैं, इवन बुक में भी 2 ही पॉइंट्स निकालते हैं दिया हो ऐसा, और हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट्स निकालेंगे। इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, समझते हैं। अगर आप 2 पॉइंट्स लेके चलते हो, अगर मान लो कि आप 2 पॉइंट्स लेके चलते हो, कोई भी ग्राफ आप 2 पॉइंट्स लेके बनाते हो, तो अगर 2 पॉइंट्स आपके कैलकुलेशन में गलत आते हैं, अगर 2 पॉइंट्स मान लीजिए आपके कैलकुलेशन में गलत आती है, तो भी वो स्ट्रेट लाइन देगा। क्योंकि आप जब 2 पॉइंट को कनेक्ट करते हो, जब 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हो, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन देता है। तो वहां पे अगर आपसे मिस्टेक होगा, अगर आपसे फॉल्ट हुआ, तो फिर आप यहाँ पे नहीं बता पाओगे, नहीं समझ पाओगे कि आपकी गलती है या नहीं। हो सकता है आपका एरर यहाँ पे आ जाए। हाँ, अगर आप अपने कैलकुलेशन में बहुत श्योर है, 100% श्योर है, तो आप 2 पॉइंट लेके बना सकते हैं। लेकिन अक्सर गलतियां हो जाती है, तो उस एरर को खत्म करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 पॉइंट ड्रॉ करें। अगर हम 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, अगर 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, तो कहीं ना कहीं ये इस बात का कंफर्मेशन होगा कि हमारा तीनों पॉइंट जो है वो सही दिया गया है। तो हम उस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा क्या है, x + 3y = 6 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 पुट करते हैं। एक x = 0, क्या पुट करेंगे, x = 0। x जब 0 पुट किए तो 0 + 3y = कितना है, 6 आ गया। तो हमारा 3y = 6 आ गया, तो y = कितना, 2। तो x जब 0 पुट किए तो y कितना है, 2। तो ये हमारा क्या निकला, फर्स्ट सॉल्यूशन निकला, मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन निकला इसका। सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा, आप एक बार y को 0 पुट करके देखिए। आप दूसरे में क्या करते हो, y को 0 पुट करके देखिए। if y = 0, तो y 0 पुट करेंगे तो x + 3 × 0 6, तो x = कितना हो जाए, 6। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये 6 आ गया। तो अगर हम y को 0 पुट करते हैं x से, अब ये 2 पॉइंट से ग्राफ बन जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है कि आपसे गलतियां हो जाएगी, तो आप एक पॉइंट और ले लो, एक पॉइंट और ले लेते हैं कि अगर हम x का वैल्यू 3 ले लें, अगर x का वैल्यू क्या ले लें, 3, x 3 लिए, 3 लिए ताकि उधर 6 में से जाकर माइनस हो जाए, फिर ये डिवाइड हो। तो अब देखते हैं कि अगर x 3 लेते हैं, तो यहाँ पे जब x हम 3 लेंगे
ये तीसरे